Hello guys, I'm Govind Srivastav, PGT Biology. I'm discussing about living world. First of all, I want to say that we should protect ourselves from novel coronavirus disease COVID-19 because your safety is only in your hand. Self quarantine is essential tool to protect yourself from COVID-19. That's why stay home and save lives. Our topic is living world. What is living world? Living system and living organism. The organism in which metabolic activity are found is called living organism. Like a plant, you can see a plant, animal, you can see a animal, and microorganism. There are many types of microorganism: bacteria, virus, fungi. You can say coronavirus is microorganism. Living world also include nature, environment, ecosystem, and interaction. There are two types of interaction: cellular level interaction and molecular interaction. Molecular, it is also called molecular interaction because in the inside the body, biomolecules are interact to each other to perform body function. And micro level interaction is the part of environment, like a parasitism, the relationship between parasite and host, like a symbiosis, the relationship between two organisms in which both are benefited to each other, like a predation, the relationship of prey and predator. Okay, life form, there are no exact definition of life form. Then some parameters are also present which help us in recognizing and differentiating them from other non-living organisms, like a growth, reproduction, and it is metabolism. आप देख नहीं सकते हैं, थोड़ा छिप गया है. मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, reproduction, metabolism, consciousness. Okay, all living organisms grow, increase in mass and increase in number of individuals. And organism are two types: multicellular organism and unicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल है. प्लांट के केस की बात करें तो इसमें ग्रोथ जीवन भर, इसके लाइफ साइकिल जितना इसका लाइफ साइकिल है पूरे लाइफ साइकिल में ग्रो करता ही रहता है. लेकिन एनिमल अपने लाइफ साइकिल में एक स्पेसिफिक एज तक ग्रो करता है, ना कि पूरे लाइफ साइकिल में. ठीक, जो ग्रोथ हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ सेल डिवीजन के कारण होता है. और सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ होने के लिए, इस कारण इसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं. अब आप सब यहाँ पे समझ सकते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है. देखिए, इंट्रिंसिक ग्रोथ सेल डिवीजन के कारण होता है और लिविंग सिस्टम में पाया जाता है. एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग सिस्टम में पाया जाता है. और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल न हो के एक्सटर्नल बॉडी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के लिए. जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ या रॉक, किसी भी रॉक का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो बाहर से कई सैंड पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल आके एक जगह इकट्ठे हुए और रॉक का फॉर्मेशन हो गया. तो इस प्रकार के ग्रोथ को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं. बायोलॉजिकल सिस्टम में जब भी ग्रोथ की बात करेंगे तो सेल डिवीजन के कारण हो रहा है. हमें पता है कि जब कोई बेबी का बर्थ होता है तो छोटा होता है, और जब धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे अपना एक आकार ले लेता है. कैसे ग्रोथ हो रहा है, और ग्रोथ कैसे हो रहा है? सेल डिवीजन, क्योंकि जाइगोट एक सेल का होता है, जाइगोट डिवाइड होते होते बहुत सारे सेल का बन गया, तो सेल डिवीजन के कारण ही ग्रोथ हो रहा है. इस कारण इसे बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ. क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं यूनिसेलुलर में
ग्रोथ कैसे हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक मिनट, यहाँ पे कोई यूनिसेलुलर सेल है, ठीक। ये सेल ग्रो किया और ये सेल ग्रो किया और यहाँ पे कई प्रकार के सेल बना दिया। ये यहाँ पे बहुत सारे सेल बन गए। तो इस सेल के ये जितने भी सेल हैं, ये जितने भी सेल हैं, ये जितने भी यहाँ पे सेल हैं, सब सेल किससे बने हैं, इस सेल से, ठीक। ये सेल डिवाइड किया, सेल डिवीजन हुआ और इतने सेल बन गए, ठीक। तो इस प्रकार इस सेल का ग्रोथ हुआ, एक सेल से कई सारे सेल बन गए, ग्रोथ हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो सेल हैं इनका जो पेरेंटल बॉडी है किसके जैसा है, इसके जैसा। ये न्यू इंडिविजुअल है और ये पेरेंट है, ठीक। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन या फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम कार्य करते हैं, ठीक। क्योंकि एक सेल डिवाइड हो रहा है तो ग्रोथ भी कर रहा है और उसी डिवीजन के कारण उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यूनिसेलुलर सेल में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों एक दूसरे के सिनोनिम कार्य करते हैं, ओके। इस कारण इसे म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। अब बात करते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होता है। सेल डिवाइड हुआ, ग्रो करेगा, लेकिन इसमें सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। लेकिन सेल डिवीजन का एक और काम है जिसे हम कह सकते हैं बॉडी मेंटेनेंस का। मान लीजिए कोई भी है, कोई व्यक्ति अगर उसको चोट लग जाता है, ठीक, टिश्यू डैमेज हो गया, सेल डैमेज हो गया, तो इस सेल की रिकवरी करने के लिए वहाँ पे सेल डिवीजन होगा, ठीक। इस प्रकार हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और बॉडी मेंटेनेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कारण इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। अब हम अगले पैरामीटर पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन। It is the process of production of new organism or young baby of their own kind is called reproduction. As you know that there are two types of reproduction. One is asexual reproduction and other one is sexual reproduction. And one type of another reproduction is called vegetative reproduction. Here we will see what is asexual reproduction, what is sexual reproduction, what is vegetative reproduction. So asexual reproduction is occurred by uniparental cell because इस asexual reproduction के लिए केवल एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस कारण इसे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यूनिपेरेंटल होने के कारण इसे क्लोन कहते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट बॉडी है, ये कोई प्लांट बॉडी है, ठीक। अब इससे एक नया प्लांट बॉडी डेवलप हुआ, ठीक, ये ठीक, इसकी ये डेवलप हुआ इससे। तो एक ही पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू part, a new organism, so it is called uniparental reproduction, ओके। और यहाँ पे गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो गैमिटोजेनेसिस एब्सेंट, गैमिटोजेनेसिस नहीं है,
तो फ्यूज़न एब्सेंट, फ्यूज़न नहीं है तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के माध्यम से होता है। और इसका एग्जांपल देखते हैं, फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी तक हमने देखा कि ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म किससे डेवलप हो रहा था, यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक पेरेंट ब्लू, एक पेरेंट ग्रीन, और ये दोनों आपस में मिलके एक यंग बेबी या फिर एक नया प्लांट डेवलप करते हैं, जिसमें ये ग्रीन वाला भी कैरेक्टर होगा और ब्लू वाला भी कैरेक्टर होगा। तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, बाई पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। ये दो पेरेंट आपस में मिलके क्या किए, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाए, इसे कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल। इसमें गैमिट फॉर्मेशन होता है, इसका इसे बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस अकर्ड। गैमिट फॉर्मेशन होता है तो गैमिट फ्यूज होंगे, इसे बोलते हैं फ्यूज़न। गैमिट फ्यूज होंगे तो गैमिट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे, इट इज़ मेल, इट इज़ फीमेल, इट इज़ द साइन ऑफ मेल, इट इज़ द साइन ऑफ फीमेल। मेल के पास मेल थैलस, फीमेल के पास फीमेल थैलस। मेल थैलस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा और मेल गैमिट बनेगा। फीमेल थैलस में मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, फीमेल गैमिट बनेगा। प्लांट के केस में मेल गैमिट को एंथीरिडियम एंड फीमेल गैमिट को आर्चिगोनियम कहते हैं। एनिमल के केस में मेल गैमिट को स्पर्म एंड फीमेल गैमिट को ओवम कहते हैं। At the time of fertilization, both gametes are fused to form zygote, which have 2n number of chromosomes. इस गैमिट के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हैप्लॉइड, और इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड थे। फर्टिलाइजेशन के टाइम दोनों हैप्लॉइड आपस में मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन किए, यहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप ब्रीफ में देख सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल फीमेल। मेल के पास टेस्टिस है, फीमेल के पास ओवरी है। टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, ओवरी में एग का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो हुआ, फीटस डेवलप हुआ। इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज why it is sexual reproduction, biparental, two parents are involved. ओके, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। बडिंग में क्या होता है, मान लो कि ये कोई ईस्ट का सेल है, ये कोई सेल है, ये कोई ईस्ट का सेल है, ठीक, ईस्ट सेल, ठीक। इस पे एक सेल डिवीजन के थ्रू एक यहाँ पे बड का फॉर्मेशन, इसके एपिकल पार्ट पे, इसके एपिकल पार्ट पे बड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और यही बड अटैच होके एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, इसी को बोलते हैं बडिंग। फ्रेगमेंटेशन अब देख लो, आपने देखा होगा गांव में शुगर केन की जो खेती होती है, तो शुगर केन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं, फ्रेगमेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं, और उस अलग अलग फ्रेगमेंट को ज़मीन में सिंचाई करके बो के और एक नया नया शुगर केन डेवलप करते हैं।
तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हम लोग फर्ग, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू देखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। और नेक्स्ट पैरामीटर जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? अ चेन ऑफ रिएक्शन फाउंड इनसाइड द बॉडी in which the biomolecules are constantly synthesized and broken down into some other biomolecules। इसमें कहने का एक ही मतलब है, मेटाबॉलिज्म में कहने का एक ही मतलब है। इसमें होता क्या है कि बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा या फिर डिग्रेडेशन, या फिर कोई भी बायोमोलिक्यूल्स बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है या कोई भी बायोमोलिक्यूल बॉडी के अंदर डिग्रेड हो रहा है, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक, और जिस बायोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसे बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कैटाबोलिक में क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एनर्जी इसमें फॉर्म होती है ना, इसी एनर्जी का यूज़ होता है मसल कंट्रैक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, नर्व ट्रांसमिशन में, जो भी आप काम कर रहे हो। ठीक, जो भी आप काम कर रहे हो, एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी इसी से मिल रही है कि कैटाबोलिक प्रोसेस के थ्रू आपके बायोमोलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर है उसका ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन के कारण एनर्जी रिलीज हो रही है आपके बॉडी में। उसी एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हो अपने कोई दैनिक जीवन में, जो भी कार्य कर रहे हो, बोल रहे हो, खेल रहे हो। ओके, अभी हम इसको अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वहाँ देखिए, ये सन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये फिगर, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले आपने देखा एनाबोलिक प्रोसेस एंड कैटाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो आप देखिए एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है? आप लोगों ने देखा होगा प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ठीक, तो इस प्रोसेस में आप देख रहे होंगे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, और इस रिक्वायरमेंट के कारण एक बायोमोलिक्यूल बन रहा है, तो इसे बोलेंगे एनाबोलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एनाबोलिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दें। अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कोई भी एनिमल अगर इंजेस्ट करता है तो वहाँ पे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालते हो और वाटर निकलेंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से रिसाइकिल होंगे, और इसी टाइम एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी एटीपी का यूज़ होता है बॉडी एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, एनर्जी आ रही है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रही है, और यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज फिर से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, एनाबोलिक, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यहाँ पे ग्लूकोज इसमें आया और यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, इट इज़ कैटाबोलिक प्रोसेस। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा
यदि कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कॉन्शियसनेस, देखिए ह्यूमन के पास एक एबिलिटी होती है कि उसके एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो, ठीक, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो, किसी लेवल का चेंज हो, चाहे वो फिजिकल लेवल का हो, चाहे केमिकल लेवल का हो, चाहे बायोलॉजिकल लेवल का हो, उसे डिटेक्ट कर लेगा। इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक। और कैसे डिटेक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास 5 प्रकार की सेंस ऑर्गन है, जैसे आई, ईयर, स्किन, नोज, माउथ, इससे वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक। जैसे आपने देखा होगा ठंडी के समय टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमें ठंड लगने लगती है, ठीक, तो हमारी बॉडी उसे डिटेक्ट कर लेती है और हम तुरंत स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं और उससे बच जाते हैं, ठीक। केमिकल, मान लीजिए कि जैसे कोई बॉडी, आप लोगों ने एक सुना होगा कि जो लेडीज सिंदूर लगाती हैं, ठीक, सिंदूर, तो लगातार सिंदूर लगाने के कारण, ठीक, उनके यहाँ माथे सर पे एक रेसेस पड़ जाते हैं, एक दाग बन जाता है, ठीक, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक, बॉडी पे केमिकल रिएक्शन, और उसे डिटेक्ट करने पे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कई सारे केमिकल हैं, जैसे कोई क्रीम या पाउडर कोई यूज़ कर रहा है, ठीक, उसके कारण स्किन पे अफेक्ट आने लगता है। तो बॉडी के पास एक एबिलिटी है कि किसी भी केमिकल, किसी भी फिजिकल, किसी भी बायोलॉजिकल चेंज को वो डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट ही नहीं करता है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड भी करता है। जैसे अभी आप लोग कोरोना वायरस डिजीज़ चल रहा है, कोविड-19, तो कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल एजेंट है, और वो जब बॉडी में इंजेक्ट होता है तो बॉडी डिटेक्ट कर लेता है, बॉडी डिटेक्ट कर लेता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, ठीक, और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, वायरस इंजेक्ट हुआ बॉडी में, अब बॉडी उसको डिटेक्ट कर ली कि कोई ना कोई गड़बड़ी है, अब उसके प्रति एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी और उसको किल करेगी। ओके, होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी।